नमस्कार। हमारे पाठ्यक्रम का यह 11वां सप्ताह है और इस 11वें सप्ताह का यह चौथा व्याख्यान होगा। इस व्याख्यान में हम औचित्य संप्रदाय की चर्चा करेंगे और औचित्य संप्रदाय के अंतर्गत आज के इस व्याख्यान में पहले हम औचित्य का अर्थ समझेंगे, औचित्य शब्द से परिचित होंगे, इसका क्या अभिप्राय है यह जानेंगे और फिर औचित्य संप्रदाय के आरंभ और विकास की चर्चा करेंगे। चारुत्व प्रवाह में जो स्थान वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति का है, वही स्थान अनुभूति प्रवाह में औचित्य का है। औचित्य के महात्म्य पर अभिनवगुप्त के शिष्य आचार्य क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक औचित्य विचार चर्चा नामक जो उनकी पुस्तक है, उसमें बहुत विस्तार से और औचित्य के सभी अंगों का परिचय देते हुए उसका सांगोपांग विवरण दिया है, उस पर विचार किया है। औचित्य का रस प्रवाह से क्षेमेंद्र घनिष्ठ संबंध मानते हैं और अपने पुस्तक के आरंभ में ही औचित्य और रस के बीच इस संबंध को स्पष्ट करते हैं। किसी शरीरी के शरीर पर, किसी व्यक्ति के शरीर पर अलंकार स्वरूप हार आदि होते हैं और उसमें गुण स्वरूप सत्य, शील आदि विशेषताएं होती हैं। अलंकारों और गुणों की चर्चा करते हुए आरंभ में ही क्षेमेंद्र ने इसे स्पष्ट किया है कि शरीरी के शरीर पर हार आदि जो धारण किए जाते हैं वे अलंकार स्वरूप होते हैं और उस व्यक्ति का जो सत्यशील आदि विशेषताएं हैं वे सब गुण स्वरूप होती हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हार आदि जितने अलंकरण हैं, आभूषण हैं, अलंकार हैं, वे सब बाहरी शोभा के हेतु हैं और सत्यशील आदि जो विशेषताएं हैं वे अभ्यास से आती हैं और वो आंतरिक गुण होती हैं। पर ये जितने बाहरी शोभावर्धक अलंकरण हो अथवा अभ्यास से, यत्न से पाई गई विशेषताएं हो, गुण हो, यह सब अस्थिर होते हैं, नित्य नहीं रहते। इसलिए स्थिर अविनश्वर प्राण सत्ता के रूप में क्षेमेंद्र ने औचित्य की अवधारणा सामने रखी है। अभिप्राय यह है क्षेमेंद्र का कि काव्य के नित्य तत्व के रूप में, प्राणधायक जीवनाधायक तत्व के रूप में हम अलंकार को भी नहीं मान सकते, क्योंकि वह अस्थिर धर्म है, हमेशा नहीं रहते। और इसी तर्क से जो गुण हैं वे भी सब में नहीं पाए जाते, वे भी अभ्यास से, यत्न से अर्जित किए जाते हैं, इसलिए वे भी अस्थिर धर्म ही होते हैं और उन्हें भी काव्य का प्राण नहीं कहा जा सकता। तो अलंकारों और गुणों को हम काव्य का मूलभूत तत्व नहीं मान सकते, तो इस तत्व के रूप में औचित्य को प्रस्तावित किया है आचार्य क्षेमेंद्र ने। कहा है क्षेमेंद्र ने कि उचित स्थान में विन्यास होने से ही अलंकार अलंकार होते हैं। अलंकारों को, साधारण आभूषणों को अलंकार होने के लिए उनका उचित स्थान में विनिवेश होना आवश्यक है। जब तक वे धारण नहीं किए जाएंगे तब तक धातु मात्र हैं। कोई भी शरीर पर धारण किया जाने वाला आभूषण तब तक आभूषण नहीं है जब तक उन्हें धारण नहीं कर लिया जाता है। इसी अर्थ में क्षेमेंद्र कहते हैं कि उचित स्थान में विन्यास होने से ही अलंकार अलंकार हैं। इसलिए औचित्य वस्तुतः उचित का भाव है, उचितस्य भावः औचित्यम, ऐसा कहा है उन्होंने। और कहा कि जो वस्तु जिसके अनुकूल होती है उसे हम उचित कहते हैं और इसी उचित का भाव औचित्य है। एक दृष्टांत दिया उन्होंने कि यदि कल्पना करिए तो
कंठे मेखलया नितंब फलके तारेन हारेण वा पाणौ नूपुर बंधनेन चरणे केयूर पाशेन वा शौर्येन प्रणते रिपौ करुणया नायांतिके हास्यताम औचित्येन बिना रुचिम प्रतनुते ना अलंकृतोर ना गुणाः। कहना यह चाह रहे हैं क्षेमेंद्र कि मोतियों का हार वह गले में पहनने के लिए है, गले में पहना जाता है, और नूपुर आदि आभूषण पैरों में बांधे जाते हैं। पर यदि मोतियों के हार को गले को छोड़कर किसी और जगह धारण कर लिया जाए, उन्होंने कहा पाणौ नूपुर बंधनेन, यदि पैरों में बांधा जाने वाला आभूषण हाथ में पहन लिया जाए तो ऐसा करने से उस अंग का सौंदर्य नहीं बढ़ता है। यदि हार को गले के स्थान पर शरीर के और किसी अंग में धारण कर लिया जाए तो इससे शोभा नहीं बढ़ती है, इससे देखने वालों को हंसी आती है, उनके मन में हास्य का भाव उत्पन्न होता है। तो औचित्य की इस तरह से अवधारणा रखते हुए उन्होंने यह कहा है कि किसी वस्तु के प्रयोग की उचित जगह होती है और उसे उचित ढंग से अनुकूलता पूर्वक धारण करने से ही अलंकार का अलंकारत्व उभरता है। तो इस तरह से यह क्षेमेंद्र कहते हैं, और उनके ऐसा कहने की व्याप्ति हम जीवन में तो देखते ही हैं। लौकिक जीवन में जो काव्येतर कला जगत है वहाँ भी औचित्य की व्याप्ति दिखाई पड़ती है। कला में भी औचित्य का पूर्ण महत्व होता है। जब चित्र बनाए जाते हैं तो वही चित्र सुंदर, भव्य तथा प्रभावशाली माना जाता है जिसमें चित्रित व्यक्तियों के रूप रंग में, अंग प्रत्यंग में आपस में अनुकूलता होती है। अर्थात आपस में अनुकूलता का अभिप्राय हुआ औचित्य की सत्ता उस चित्र में यदि हो तभी वह चित्र सुंदर, भव्य और प्रभावशाली हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी तरह से चित्र बना लेंगे और वह चित्र सुंदर माना जाने लगेगा, उसमें औचित्य का सन्निवेश होना आवश्यक है। उदाहरण के रूप में यह बताया जा सकता है कि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। उस नाटक के पहले अंक में शकुंतला अपनी दोनों प्रिय सखियों के साथ जो उपवन के कोमल पादप हैं, बाल पादप हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, उनको जल से सिंचित कर रही है, उनमें जल डाल रही है, और उन बालिकाओं के हाथ में घड़ा है। पर जो चित्र बनाया इस नाटक के दृश्य के आधार पर, और कालिदास ने भी इसका संकेत किया है, वे सारे घड़े इस अनुकूलता में हैं कि ये जो बालिकाएं हैं, नाटक की नायिकाएं हैं, उनके लिए वे न बहुत बड़े हों आकार में और ना ही इतने छोटे हों कि उनसे पौधों को पर्याप्त जल ही न दिया जा सके। तो नायिकाओं के वय के हिसाब से इन घड़ों का आकार भी चित्र में अंकित हुआ है। यह चित्र में अंकित घड़े और नायिकाओं के वय की समरूपता है, अनुकूलता है, और यही चित्रगत औचित्य है। इस चित्र में जो आपके सामने अभी स्पष्ट है, यदि आप ध्यान देंगे तो नायिका के हाथ में एक घड़ा है और उस घड़े का आकार इतना बड़ा है, बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा नहीं है, इतना बड़ा है कि वह आसानी से अपने हाथ में ले सके, अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर सके और बिना परेशानी के वहाँ आमोद प्रमोद में भी भाग ले सके। तो इस चित्र के चमत्कार का यही औचित्य है। इस चित्र में जो चमत्कार का भाव है उसका कारण यह औचित्य ही है।
यदि ऐसा होता कि इनके हाथ में, नायिकाओं के हाथ में, उनकी अवस्था, उनके वय के प्रतिकूल बहुत बड़े बड़े घड़े रख दिए जाते, तो यह दृश्य दर्शकों के हृदय में आनंद तो नहीं ही उत्पन्न करता, यह हास्य की उत्पत्ति का कारण बनता। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को आत्म संस्थापनीय तत्व के रूप में स्थापित किया है। यद्यपि परंपरा से हमें औचित्य की चर्चा क्षेमेंद्र के पूर्व भी मिलती है। औचित्य की महनीयता के उद्भावक, आद्य उद्भावक भरत सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि नाटक की पहले परिभाषा दी उन्होंने और कहा अवस्थानुकृति ही नाट्यम, अवस्था का अनुकरण ही नाटक है। और फिर उस नाटक के विविध अंगों का विवेचन करते हुए भरत मुनि ने बताया है कि नाटक के औचित्य विधान का नियामक शास्त्र न होकर लोक है। नाटक के औचित्य विधान का नियामक शास्त्र न होकर लोक है। कहा उन्होंने तस्मन्नाट्य प्रयोगे तु प्रमाणम लोक इष्यते, तस्मन्नाट्य प्रयोगे तु प्रमाणम लोक इष्यते। कहने का अभिप्राय यह है कि भरत यह कहना चाहते हैं कि अभिनेता जिस चरित्र का अभिनय करता है, उसके अभिनय की उपलब्धि, उसके अभिनय की कसौटी, वह अभिनय किसका अनुकरण करता है। तो लोक में, समाज में इस तरह के चरित्रों की जैसी वेशभूषा है, जैसी उनकी भाषा है, जैसी प्रकृति है, जैसा स्वरूप है, जैसा आचरण है, जैसा शील है, इन्हीं अवस्थाओं का अनुकरण करता है अभिनेता। यदि हमारे समाज में भिक्षुकों को जिस तरह से हम देखते हैं, तो अभिनेता भी यदि भिक्षुक का अभिनय करेगा रंगमंच पर, तो वह हमारे समाज में मौजूद, हमारे समाज में दिखाई पड़ने वाले वास्तविक भिक्षुकों का ही अनुकरण करेगा। वह जैसे भारत के जो भिक्षुक हैं, उनकी अपनी एक बनावट है, अपनी अवस्था है। निराला की प्रसिद्ध कविता जो भिक्षुक शीर्षक से है, इसको यदि आप ध्यान में रखें तो वह आता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, पछताता पथ पर आता। तो भिक्षुक की एक ऐसी छवि हमारे समाज में है। अब यदि नाटक का अभिनेता भिक्षुक का अभिनय करना है उसे, तो उसे भी इससे मिलते जुलते स्वरूप में ही अभिनय करना होगा। यह लोक अवस्था का अनुकरण हुआ। इसी कारण से भरत कहते हैं कि नाटक अवस्था का अनुकरण है, और वहाँ अवस्था का अभिप्राय है लोक स्वभाव का अनुकरण। इसलिए उन्होंने लोक स्वभावज भी कहा है। और इसी कारण से कहते हैं कि अभिनय का, नाटक का नियामक शास्त्र न होकर लोक है। लोक चरित्र के अनुकरण को नाट्य की संज्ञा देकर भरत ने कहा कि नाटककार के लिए लोक स्वभाव का ज्ञान आवश्यक है। कह रहे हैं भरत की नाना भावोपसंपन्नम नानावस्थान्तरात्मकम लोक वृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मया कृतम। यह लोक की नाना अवस्थाओं का अनुकरण है नाटक। प्रश्न उठता है कि कहाँ का लोक? तो उन्होंने इसको बहुत विस्तृत किया है, इसके आयाम को बहुत बड़ा माना है। सब द्वीपानुकरणम, कहा कि संसार में कहीं के भी लोक स्वभाव का अनुकरण हम कर सकते हैं। तो इस तरह से औचित्य शब्द का प्रयोग तो भरत के यहाँ नहीं मिलता है, पर औचित्य के संकेतक पर्याप्त विवेचन वहाँ लोक स्वभाव अनुकरण के अर्थ में मिलते हैं। नाट्य में कौन कौन से तत्व ग्राह्य हैं, कौन कौन से तत्व अग्राह्य हैं, इसका निराकरण भरत के अनुसार लोक व्यवहार द्वारा ही संभव है। लोक सिद्ध भवेत सिद्ध
नाट्यम लोक स्वभावजम, नाटक लोक स्वभावज है। अभिनय के अवसर पर पात्रों की वेशभूषा का वर्णन करते हुए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में असल में औचित्य तत्व का ही अनुसंधान किया है। कहा है भरत ने, वयोनुरूपम प्रथमस्तु वेशः वेशानुरूपश्च गति प्रचारः गति प्रचारानुगतम च पाठ्यम पाठ्यानुरूपो अभिनयश्च कार्यः गति प्रचारानुगतम च पाठ्यम। और इन सारे जो विशेषताएं वो बता रहे हैं अभिनय से संबंधित, वेशभूषा आदि से संबंधित, तो सब में उन्होंने अनुरूपता शब्द की चर्चा की है। वयोनुरूपः प्रथमस्तु वेशः, वेशभूषा कैसी होगी अभिनेताओं की, तो उनके वय के अनुरूप होगी। बालकों के लिए बालकों के अनुरूप वेशभूषा होगी। जो वृद्ध जन होंगे तो वृद्ध जन के अनुरूप वेशभूषा होगी। और फिर जैसी वेशभूषा होगी, वेशानुरूपश्च गति प्रचारः, उस वेशभूषा के अनुरूप ही जो मंच है, रंगमंच है, उस पर अभिनेताओं की गतिकी होगी, उनका अभिनय संचालन होगा। जो मंच पर उनकी हरकत होगी, चलना उठना बैठना, यह सब उनके उस वेशभूषा के अनुरूप होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अभिनेता घोड़े पर सवार हो, घोड़े के साथ वह चला जा रहा हो दौड़ाता हुआ, और उस समय वह गीत गाने लगे। घोड़े पर दौड़ता हुआ घुड़सवार गीत नहीं गा सकता। उसके लिए किसी स्थिर जगह पर, शांत जगह पर उसे बैठना होगा या स्थिर रहना होगा। तो यह अभिप्राय है गति प्रचारानुगतम च पाठ्यम। जो संवाद वह कहेगा वह गति प्रचार के ही अनुरूप होगा। जिस तरह की गतिकी होगी, जिस तरह से उसका मूवमेंट होगा मंच पर, उसी तरह के संवाद भी वह कहेगा। और पाठ्यानुरूपो अभिनयश्च कार्यः, जिस तरह के पाठ हैं, जिस तरह के संवाद उसे कहने हैं, उसी तरह से उसकी अनुरूपता में ही अभिनय का सारा व्यापार संचालित होगा। तो भरत मुनि इस तरह से कहना चाह रहे हैं कि नाटकों में पात्रों का वेश अवस्थानुकूल हो, वेश के अनुकूल, वेश के अनुसार, वेश के अनुरूप ही गति एवं क्रिया, और गति एवं क्रिया के अनुरूप पाठ्य, और पाठ्य के अनुकूल अभिनय ही वांछनीय है। अभिनेता के लिए यह वांछनीय है कि वह इन सब अनुकूलताओं का, इन सब अनुरूपताओं का ध्यान रखे। पर ये सारी अनुकूलताएं आई कहाँ से हैं? यह सारी अनुरूपताएं आई हैं लोक स्वभाव से। लोक स्वभाव का अनुकरण करना आवश्यक है। इस तरह से भरत ने औचित्य के, हम कह सकते हैं कि पर्याय के रूप में, मैंने अभी बताया कि उन्होंने औचित्य शब्द का प्रयोग नहीं किया है, पर इसी अर्थ में भरत अनुरूपता का प्रयोग करते हैं। और एक दूसरे शब्द का भी प्रयोग उन्होंने किया है, वह है योग्यता। और योग्यता को परिभाषित करते हुए भरत ने कहा, लौकिक व्यवहार गोचरता ही योग्यता है। ऐसा अभिनय देखकर यदि हमें वास्तव में लोक व्यवहार के किसी वास्तविक चरित्र का बोध हो, तो हम कहते हैं वह लौकिक स्वभाव गोचर अभिनय है, क्योंकि उससे, उसके अभिनय को देखकर वास्तविक चरित्र का चित्र हमारे मन में उभरता है। तो जो लौकिक स्वभाव है वह गोचर होता है अभिनय से। इसलिए उन्होंने योग्यता शब्द का भी प्रयोग किया है और अनुरूपता का भी। कह सकते हैं कि भरत के अनुसार अनुरूपता ही योग्यता है और योग्यता ही औचित्य है। वे औचित्य और अनुरूपता की चर्चा करते हुए अंततः औचित्य को रस के उपलब्धि में सहायक सिद्ध करते हैं। यह कहते हैं कि औचित्य का प्रयोजन रसोपलब्धि को सुगम बनाना है। भरत मुनि के बाद आचार्य भामह ने औचित्य की इस चर्चा को आगे बढ़ाया है, और औचित्य के लिए भामह ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे हैं न्याय्य और युक्तता। न्याय्य और युक्तता शब्द का प्रयोग
उसी तरह से भामह के यहाँ औचित्य के अर्थ में है, जिस तरह से भरत के यहाँ औचित्य के अर्थ में अनुरूपता और योग्यता शब्द का प्रयोग हुआ है। भरत की ही तरह भामह भी औचित्य का नियामक लोक स्वभाव को ही मानते हैं। औचित्य का नियामक लोक स्वभाव है, ऐसा भामह ने भी घोषित किया है और कहते हैं युक्तम लोक स्वभावेन रसैश्च सकलैः पृथक। युक्तम लोक स्वभावेन, लोक स्वभाव से जो युक्त होना है उसी को उन्होंने युक्तता कहा है, वही उनके यहाँ औचित्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि भामह की दृष्टि में लोक स्वभाव से युक्त होना ही औचित्यपूर्ण होना है। चारुता घटक उपादानों की चर्चा करते हुए भामह औचित्य की तरफ जाते हैं और औचित्य की भी चर्चा करते हैं, औचित्य का निरूपण करते हैं। उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं। यह कहा कि जैसे महाकाव्य में यदि नायक का वध होता हुआ दिखाया जाए तो यह अनुचित है, क्योंकि महाकाव्य का लक्षण है कि महाकाव्य में आरंभ से अंत तक नायक की ही केंद्रीयता होगी। अब यदि नायक का ही वध होता हुआ दिखाया जाएगा तो यह उस नायक के प्रतिकूल तो है ही, महाकाव्य की धारणा के भी प्रतिकूल है, औचित्यपूर्ण नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि नायक का वध दिखलाया जाना अनुचित है। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि यदि कोई नायक खुद से अपने गुणों का वर्णन करता है तो यह भी अनौचित्य माना जाएगा। नायक स्वयं काव्य में या नाटक में अपने गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, इसके लिए कुछ सहायक चरित्रों की सृष्टि करनी होगी जो उनके साथ होंगे। वो सखा हो सकते हैं, सहचर हो सकते हैं, दूती हो सकती हैं, नायक के आसपास जो उनकी मित्र मंडली है वह हो सकती हैं। नायक यदि राजा है तो उसके राज परिवार, राज दरबार के बाकी सदस्य हो सकते हैं, पर स्वयं नायक अपने गुणों का वर्णन नहीं करेगा। यदि नायक स्वयं अपने मुख से अपने गुणों का वर्णन करने लगे तो यह अनुचित है, अनौचित्यपूर्ण है, औचित्य का विघातक है। यह कहा है उन्होंने, स्वगुण मा विस्कृतिम कुर्याद अभिजातः कथम जनः। अपने मुंह से ही अपने गुणों का वर्णन नायक को नहीं करना चाहिए। महाकाव्य में नायकों का वध होता हुआ नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के दृष्टांतों से भामह ने युक्तता और न्याय्य या औचित्य की अवधारणा को बल प्रदान किया है। भामह ने काव्य में और नाटक में दोष मुक्ति का निर्देश करने के क्रम में औचित्य का निरूपण किया है और यह कहा है कि जो दुष्ट उक्ति होती हैं, दोषपूर्ण उक्तियां हैं, या कहें कि असाधु वस्तु है, वे सब भी आश्रय विशेष को पाकर या सन्निवेश विशेष को पाकर शोभावह और सुंदर हो उठती हैं। उदाहरण दिया है उन्होंने कि जिस प्रकार काजल मलिन है, काला है, पर वह मलिन कज्जल भी, मलिन अंजन भी रमणी के नेत्रों में लगकर शोभादायक हो जाता है। सन्निवेश विशेषात्तु दुरुक्तमपि शोभते कांता विलोचनस्तम मलीमस्मिवांजनम। जिस प्रकार रमणी के सुंदर आंखों पर लगकर मलिन अंजन भी शोभावर्धक हो जाता है, उसी प्रकार दुष्ट उक्ति भी, दोषपूर्ण उक्ति भी सुंदर सन्निवेश पाकर शोभावर्धक हो उठती है। भामह के बाद दंडी ने काव्यादर्श में दोष परिहार के अवसर पर औचित्य तत्व का निर्देशन किया है। उनके अनुसार सभी दोष कवि कौशल का संस्पर्श पाकर गुण बन जाते हैं। विरोध शकलोप्येष कदाचित कवि कौशलात् उत्क्रम्य दोष गणनाम गुणवीथिम विगाहते। दंडी के बाद रुद्रट का नाम आता है औचित्य के प्रसंग में, और उन्होंने अपने काव्यालंकार में औचित्य विषयक उन सभी
तत्वों का संकेत किया है, जिनका मौलिक और विशद विवेचन बाद में ध्वन्यालोक में प्राप्त होता है। रुद्रट के मतानुसार औचित्य गुण का नियामक और अनौचित्य दोष का कारक है। औचित्य सिद्धांत के विकास में आनंदवर्धन की भी अपनी विशिष्ट भूमिका है। आनंदवर्धन ने रस के साथ औचित्य का संबंध जोड़ा और इसके महत्व को और अधिक बढ़ाया। उनके अनुसार अनौचित्य से बढ़कर रसभंग का और कोई कारण हो ही नहीं सकता और औचित्य ही रस का परा उपनिषद या परम रहस्य है। अनौचित्याद ऋते न अन्यत रसभंगस्य कारणम प्रसिद्ध औचित्य बंधस्तु रसस्योपनिषद परा। स्पष्ट शब्दों में आनंदवर्धन कहते हैं कि अनौचित्य को छोड़कर रस का विघातक और कुछ नहीं हो सकता। अनौचित्याद ऋते न अन्यद रसभंगस्य कारणम। बाद में अभिनव गुप्त ने भी आनंदवर्धन के ही मार्ग का अनुसरण किया है और औचित्य का महत्व स्वीकार किया। उनके अनुसार औचित्य के बिना रसवत्ता नहीं है और औचित्य रस ध्वनि पर ही आश्रित होता है। वक्रोक्तिवादी कुंतक भी औचित्य के प्रबल पोषक हैं। उनके अनुसार रस वस्तु आदि को अनौचित्य से रहित होना चाहिए। कुंतक वक्रता के अनेक प्रकारों को औचित्य से जोड़कर दोनों की अभिन्नता सिद्ध करते हैं और उनके अनुसार औचित्य का अर्थ है किसी पदार्थ के स्वभाव का उत्कर्ष। किसी पदार्थ के स्वभाव का जब उत्कर्ष होता है तो इसी को उन्होंने औचित्य माना है। कहा है औचित्यम वस्तुनः स्वभावोत्कर्षः। इसके बाद क्षेमेंद्र का आविर्भाव होता है, जिन्होंने औचित्य की इस चर्चा को एक सिद्धांत का रूप दिया और एक संप्रदाय का रूप देकर औचित्य को काव्य का अविनश्वर तत्व सिद्ध किया है। क्षेमेंद्र ने औचित्य को पद, वाक्य, रस, अलंकार, रीति, गुण, प्रबंध इत्यादि में व्याप्त मानकर इसे काव्य का जीवनाधायक तत्व माना है। इनके अनुसार उचित का भाव ही औचित्य है और जो जिसके अनुरूप हो उस अनुरूपता को ही औचित्य उचित कहते हैं। औचित्य के बिना क्षेमेंद्र के अनुसार न तो अलंकार अलंकार हैं और न ही गुण गुण हैं। यदि गले में पहना जाने वाला हार कमर में बांध लिया जाए तो वह अलंकार नहीं कहला सकता। इसी अर्थ में क्षेमेंद्र कहते हैं कि औचित्य के बिना अलंकार भी अलंकार नहीं है और गुण भी गुण नहीं है। अलंकारस्तु अलंकारा गुणा एव गुणाः सदा औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। यह कहा क्षेमेंद्र ने कि अलंकार की अलंक्रियता उसके औचित्यपूर्ण प्रयोग पर ही निर्भर है और आरंभ से भी इसकी चर्चा मिलती है। जब भरत वह प्रसिद्ध दृष्टांत देते हैं कंठे में खलया पाणो नूपुर बंधनेन चरणे केयूर पाशेन, तो उसमें भी वह यही कह रहे हैं कि अलंकारों का औचित्यपूर्ण प्रयोग होना चाहिए। वामन कहते हैं कि अलंकारों का अलंकार होना तभी संभव है जब वो सुपात्र शरीर पर धारण किए जाएं। किसी भी शरीर पर हम यदि अलंकार पहना दें तो कोई आवश्यक नहीं कि वह शोभा बढ़ाए ही। और सुपात्र शरीर कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि नारी का यौवन बंध्य वपु, जो यौवन से बंधा हुआ स्त्री शरीर है, वही अलंकारों के लिए सुपात्र है। भोजराज कहते हैं कि अलंकारों के अलंकार होने के लिए आवश्यक है कि उसे स्वस्थ, सजीव और शोभन शरीर पर धारण किया जाए। यदि निर्जीव मृत शरीर, मृत देह, लाश पर यदि हम अलंकारों का प्रयोग करेंगे तो वहाँ वह सुंदर नहीं होगा, वहाँ शोभावर्धक नहीं हो सकता। उदाहरण दिया है उन्होंने कि अंजन के लिए, काजल के लिए बड़ी बड़ी आँखों की आवश्यकता है और मुक्ताहार के लिए पयोधरों की आवश्यकता है। क्षेमेंद्र कहते हैं कि अलंकारों के प्रयोग में स्वाभाविकता होनी चाहिए, स्वतः उद्भूत होना चाहिए, सचेष्ट सायास प्रयुक्त न होना चाहिए अलंकारों को, और इनका लक्ष्य
यह नहीं होना चाहिए कि काव्य में हमें अलंकारों का प्रयोग करना है, बल्कि भावों की पुष्टि के लिए अलंकारों का प्रयोग होना अभिष्ट है। और अलंकारों का स्थान क्षेमेंद्र के अनुसार गौण होता है। केवल चमत्कार के लिए अलंकारों का प्रयोग अभिष्ट नहीं है। रस और औचित्य का भी संबंध बताया गया है। आनंदवर्धन ने इस पर विस्तार से विचार किया और कहा कि जो विभाव आदि होते हैं उनकी उचित योजना में ही रस और औचित्य का संबंध दिखाई पड़ता है। इसे ही रसौचित्य भी कहा गया है। अभीष्ट रस के अनुरूप ही विभाव आदि की व्यवस्था से रसोत्कर्ष उत्पन्न होता है, और जब ऐसा नहीं होता है तो रस वैरस्य उत्पन्न होता है। दो, उन्होंने कल्पना की कि अधम नायक की चर्चा यदि है तो अधम नायिका का प्रसंग आएगा। अधम नायकों के बारे में उन्होंने कहा कि पापी, आलसी, कृतघ्न, स्त्री लोलुप, हीन सत्व और जड़ व्यक्ति अधम नायक होते हैं, और अधमा नायिका वह है जो प्रिय का हित करने पर भी उसका अहित चाहती है, क्रोध करती है। ज्यों ज्यों पिय हित करत, त्यों त्यों परति सरोष, ताहि कहत अधमा सुकवि, निठुराई की कोश। इस तरह से अपने इस व्याख्यान में हमने आरंभ से लेकर क्षेमेंद्र तक और क्षेमेंद्र के बाद भी कविता की दुनिया में किस तरह से अलंकारों के प्रयोग में जो औचित्य का सन्निवेश बताया गया, रसों के उत्कर्ष में किस तरह से औचित्य की भूमिका देखी गई है, इसकी चर्चा की। हमने औचित्य का अर्थ समझा और औचित्य संप्रदाय के बारे में कैसे उसका आरंभ हुआ और किन किन आचार्यों ने किस तरह से उसका विकास किया है, यह जाना। धन्यवाद।